एंड सेकेंडली प्रशांत जी को सुनने के बाद अब मुझे क्या सुनेंगे और मैं क्या बताऊं। एक चीज़ थोड़ा सा हिलेरियस मैं बोलना चाहता हूं कि क्या आजकल मतलब क्या बोला जाए ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक जोक आ रहा था कि सपोज 20-25 साल पहले आपने कुछ किसी के बारे में XYZ के बारे में बोल दिया और वो कहीं गलती से पेंशन अथॉरिटीज़ तक पहुंच गया, तो एज अ प्रोफेसर आपका पेंशन रुक सकता है। क्योंकि एक महोदय बॉम्बे हाईकोर्ट से जिनका नाम जज के लिए कॉलेजियम ने ही सजेस्ट किया था, कहीं से पता चला कि भाई उन महोदय ने गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया था कि कोविड में आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू एलिवेट दैट पर्सन एज अ जज। तो अगर एक कोविड क्रिटिसिज्म के लिए जजशिप रुक सकती है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर मैं सोचता हूँ कि सपोज अगर मैंने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया और दे सेंड मी टू जेल, लाइक माई फ्रेंड साई बाबा इज इन जेल, तो व्हाट विल हैपन टू मी? एक्सेसिबिलिटी, टॉयलेट कैसे जाऊँगा, हाउ आई विल टेक बाथ, राइट। तो बेसिक चीज़ें मतलब तो वो मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको इनोसेंट डिक्लेयर किया। इनोसेंट डिक्लेयर करने के बाद मैटर छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने नॉट ओनली हिज बेल वाज कैंसल्ड, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको रिकंसीडर करो, इस फैसले को रिकंसीडर करो, लेकिन वी डोंट हैव एनी प्रेजुडिस। मुझे समझ में नहीं आया कि रिकंसीडर भी करो और वी डोंट हैव एनी प्रेजुडिस। तो व्हाट मैसेज द जजेस वांटेड टू सेंड टू द हाई कोर्ट। ये भी बोल दिया कि वो जजेस ना सुने। हाँ, ये भी है। मतलब एक तरफ बोला कि भाई ऐसे तो कुछ बायस नहीं है, मेरिट के आधार पे होना चाहिए, लेकिन बेंच भी बदलनी चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं है कि मैं जो 22 साल से लॉ पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा बहुत लॉ जो मैंने पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो भी गड़बड़ है, राइट। बिकॉज ये किस तरह का प्रोसीजर है। उसके बाद मैं प्रशांत जी जैसा उतना मुखर होकर तो नहीं बोल सकता, बोलना भी नहीं चाहूँगा, ज़रूरत भी नहीं है। he सेट द टोन, लेकिन एक नई फैशन, और तुषार मेहता इज़ द मेन प्लेयर ऑफ दैट फैशन, कि आए दिन आप कोर्ट में जाते हैं किस लिए? जजमेंट रिकॉल करने के लिए। जनरली हम कोर्ट में जाते हैं न्याय लेने के लिए, और यहाँ गवर्नमेंट कोर्ट में जा रही है जजमेंट्स जो कोर्ट ने दिए, खुद कोर्ट ने दिए, उनको रिकॉल करने के लिए, और जजमेंट रिकॉल होते भी हैं। अब क्यों होते हैं, जजमेंट को रिकॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस स्पीड से जजमेंट रिकॉल हो रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद एक बहुत बढ़िया रिसर्च पेपर हम लिख सकते हैं कि हाउ मेनी जजमेंट्स वेयर रिकॉल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय फॉलोइंग व्हाट प्रोसीजर, राइट। तो ये जो बिजनेस है रिकॉल करने का, अब मैं सोच रहा था कि एक दो एग्जाम्पल देके, आई डोंट वांट टू टेक हाफ एन आवर, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिस्कस किया है हर इशू, लेकिन मैं एक दो एग्जाम्पल देके बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर इम्पीचमेंट की बात कर रहे थे, और मुझे याद आता है सुमित सेन का इम्पीचमेंट, जस्टिस सेन का इम्पीचमेंट, जब राज्यसभा ने उनको इम्पीच भी कर दिया था, और मैटर लोकसभा में जाने वाला था, और शायद वो इम्पीच हो जाते, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। मतलब पहले खूब गालियाँ दी सबको राज्यसभा में, बिकॉज ही वॉज एंजॉइंग इम्यूनिटी, और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो हिस्ट्री में ही इज अ जज हु इज नॉट इम्पीच्ड बट अ जज हु इज रिजाइंड। तो दिस इज अ फॉल्ट इन आवर सिस्टम कि इम्पीचमेंट इज इम्पॉसिबल। मैं सहमत हूँ सर की बात से, क्योंकि इम्पीचमेंट की प्रोसेस ही डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जिस सेशन में आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग लाते हैं उसी सेशन में वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जस्टिस सुमित सेन का एग्जाम्पल एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें उन्होंने खूब मिसयूज़ किया इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को, क्योंकि ही हिमसेल्फ पुट हिज केस, और बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया, पेंशन ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ कॉलोनियल हैंगओवर इन द पोस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरे ख्याल से डॉक्टर आम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे। मैं हमेशा सोचता हूँ जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ, तो आम्बेडकर साहब को कोई ऑब्सेशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। अगर आप 368 की डिबेट देखेंगे तो वो खुद बहुत सस्पिशियस थे, उनको लग रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन टिकेगा नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। मैं जब हाइंडसाइट से सोचता हूँ तो शायद अम्बेडकर सर ये सोच रहे थे कि अच्छे चेंजेस होंगे,
क्योंकि इट वॉज अ वर्क इन प्रोग्रेस। हमने 3 साल में जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, लेकिन उस वर्क इन प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी फ्यूचर पार्लियामेंटेरियंस की थी, फ्यूचर जनरेशंस की थी। अब बनरवाल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन केस जो सर का ही पिटिशन था, तो सुप्रीम कोर्ट ने खूब बहुत बड़ा जजमेंट लिखा। एक तो बहुत बड़े बड़े जजमेंट लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई, और उसमें से आधे से ज़्यादा कॉपी पेस्ट रिपीटेशन, तो जो प्रॉलिक्सिटी आ जाती है जजमेंट में, तो उससे एक फटीग निर्माण होता है कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। 300 पेज का जजमेंट, तो फिर एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं, बहुत बड़ा जजमेंट है इसलिए शायद अच्छा होगा, राइट बहुत स्टूडियसली रिटन जजमेंट होगा। लेकिन बिलीव यू मी, मैंने 1-2 जजमेंट ऐसे देखे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गूगल से हमने रेफरेंस लिया। आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ सुप्रीम कोर्ट जज कैन राइट कि गूगल से रेफर किया है। बट एनीवे, तो उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट शुड हैव मेड अ लॉ, एंड बाय मेकिंग अ लॉ दे शुड हैव इवॉल्व द प्रोसेस टू इंश्योर दैट ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड। और फिर कोर्ट ने कहा कि आपने ये नहीं किया, आपने लॉ नहीं बनाया, इसलिए हम एक एडहॉक अरेंजमेंट आपको दे रहे हैं जिसमें अपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर और एक अच्छी कमेटी एटलीस्ट टू बिगिन विद कोर्ट ने दी। लेकिन रिस्पॉन्स क्या है पार्लियामेंट का? इट वॉज अ बैकलैश। रिस्पॉन्स ये आया कि पार्लियामेंट ने कहा कि अब तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन, इवन इनकम्बेंट सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज भी इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। दिस वॉज अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट। उसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट ने बिल में लिख दिया कि इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह का स्टेटस नहीं हो सकता। बाबू बना दिया पूरी तरह से, राइट। वो बाबू वाला बिल जब कोर्ट में आया, किसी ने चैलेंज किया, जय ठाकुर ने चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गिव स्टे टू द एनफोर्समेंट ऑफ द बिल, जिसका क्लियर कट मतलब यह है कि अगर अगले इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो गवर्नमेंट कैन यूज दैट बिल। लेकिन मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, ईडी का केस। इट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। ईडी के जजमेंट में लोग क्यों गए कोर्ट में? जया ठाकुर ही थी शायद, इफ आई रिमेंबर। और क्यों गई वो कोर्ट में? क्योंकि कोर्ट ने ही बोला था कि जो ईडी डायरेक्टर का, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो टेन्योर है, वो टेन्योर खत्म होने के बाद आप उसको एक्सटेंशन नहीं दे सकते। यू हैव टू स्टॉप समवेयर, एंड गवर्नमेंट वाज कीप ऑन गिविंग एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन। शायद उन्होंने 3-1 साल का एक्सटेंशन ऑलरेडी दे दिया था। उसके बाद जब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने माना इस बात को कि दिस इज इलीगल। पीयूसीएल का जजमेंट, इट इज इलीगल, एक्सटेंशन शुड नॉट हैव बीन ग्रांटेड। लेकिन द ट्विस्ट इज, कोर्ट ने कहा कि नहीं, in the interest of public, to uphold public interest, to ensure smooth transition, हम लोग एक्सटेंशन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो अमेंडमेंट आया लॉ में, जिससे गवर्नमेंट को एक्सटेंशन बढ़ाने की पावर मिल गई, दैट वाज अ क्लासिक केस बिफोर द कोर्ट टू डिस्कस ऑन द 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशंस। थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा कि जुडिशरी को अगर स्ट्रेंथन करना है डेमोक्रेसी, तो कन्वेंशनल जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी वो जो सेटअप था वो अब थोड़ा सा बदल गया। अब हम इंटीग्रिटी ब्रांच की बात करते हैं, हम जस्टिस ब्रांच की बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी ब्रांच की बात करते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है या बैकवर्ड क्लास कमीशन है, ये सब इंटीग्रिटी ब्रांचेस है। तो क्या आप जुडिशियल रिव्यू जब करेंगे ऐसे लॉज को, तो आप वही पैमाने लगाएंगे जो आप कन्वेंशनल लॉज को जब जुडिशियल रिव्यू करते हैं, तो तब शुड यू हैव सेम पैरामीटर्स विच यू यूज टू रिव्यू द कन्वेंशनल लॉज? अनफॉर्चुनेटली कोर्ट मिस्ड द ट्रिक। कोर्ट ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट हैज़ द कॉम्पिटेंस टू मेक लॉ, और गवर्नमेंट ने बना दिया है। कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था कि भाई सीवीसी विल रिकमेंड गवर्नमेंट फॉर द एक्सटेंशन, और सीवीसी इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी, और सीवीसी कैसे बनता है सबको मालूम है। तो मेरे ख्याल से दिस गोज टू शो कि जो प्रशांत जी ने बात कही कि कोर्ट
is not doing enough. Court can do a lot, but court is not doing enough. This takes me to my last point. How judges should pursue justice. तो मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था, रॉबर्ट कवर, अ वेरी फेमस प्रोफेसर. तो ही वॉज गिविंग फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स. कुछ ऑप्शन वो दे रहे थे जजेस को कि सपोज आपके सामने एक लॉ आता है, जो लॉ आपको अत्यंत अन्यायकारक लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में. तो 3 या 4 चीज़ें हो सकती है. पहली चीज़, आप डायरेक्टली बोल देंगे कि ये लॉ मैं एनफोर्स नहीं करूंगा क्योंकि ये लॉ जस्टिस के खिलाफ है. राइट? लॉ इज फॉर जस्टिस, जस्टिस इज नॉट फॉर लॉ. लॉ शुड बी फॉर अपहोल्डिंग जस्टिस. दूसरा ऑप्शन यह है कि आई विल ट्विस्ट द लॉ एंड आई विल एंश्योर दैट this unlawful law is enforced in a just manner, which is a creative and difficult job, जिसको कवर जी subversion की, he was using the word subversion, कि judicial subversion, मैं subvert करूँगा लेकिन I will subvert in the interest of democracy. Thirdly, कवर जी बोल रहे थे कि I will just uphold the law because I will say, although this is an unjust law, but separation of powers prevent me from questioning the law. And fourthly, Kavarji बोल रहे थे, the judge will resign in protest. I don't want to remain the part of a system where in the guise of laws you have unjust laws. अब सवाल उठता है कि इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव्स हमारे देश में जजों ने लेना चाहिए. तो मुझे लगता है कि इंडिया में इतनी डिफिकल्ट चॉइस नहीं है जो जिस तरह की चॉइस अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है और अमेरिकन ट्रेडिशन एक अलग ट्रेडिशन है जहाँ पे फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर्स का काफ़ी डोमिनेशन है. लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था पोस्ट कॉलोनियल व्यवस्था है जहाँ संविधान में 2 चीज़ें कही गई है कि संविधान को आप चलाते रहिए, संविधान को आप स्टैग्नेंट मत करिए. तो फिर एक प्रिंसिपल बनता है कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. तो जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ट्रांसफॉर्म करते रहना चाहिए. और अगर आपको पावर को ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर आपको क्लियर चॉइस है कि अगर कोई लॉ अनजस्ट है तो आप उसको अनजस्ट बोलिए. लेकिन अगर आपको अनजस्ट नहीं बोलना है, क्योंकि अनजस्ट बोलने में भी कॉस्ट है, क्योंकि लॉ पास हुआ है, काफ़ी टाइम लॉ में हुआ है, तो आप उस लॉ को इस तरह से इंटरप्रिट करिए कि एटलीस्ट वो कुछ हद तक जस्ट लगे और आपका इंस्टीट्यूशन भी चलता रहे. So if there are 2 interpretation and if the one interpretation which is more beneficial, then go for that interpretation. तो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये जो डॉक्ट्रिन है जो जिसका बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या कोर्ट इसको समझदारी से यूज़ कर रहा है, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है. दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल कोर्ट ने लाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि इट्स वेरी कॉमन कि इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफन क्रिमिनल एलिमेंट्स आर गिवन बर्थ्स. पीपल विथ सस्पेक्ट कैरेक्टर, सच पीपल आर गिवन पोजिशंस ऑफ पावर इन द मिनिस्ट्री. अब केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने और argument was made, why not to ensure that people with such credentials should not be the part of the parliament. क्यों ना हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस कहते हैं. दुख की बात है कि उनके लिए गाइडलाइंस बनानी पड़ती है, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को देखते हुए क्यों ना गाइडलाइन बनाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा, क्रिमिनलाइज, बहुत लंबा जजमेंट लिखा, बट इन द एंड क्या बोलते हैं, इट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर अलोन एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर अलोन हैज टू डिसाइड हु शुड बी हिज कलीग्स. वी हैव टू लीव इट देयर. तो फिर फायदा क्या इतना लंबा जजमेंट लिखने का? ये तो आप एक सेंटेंस में भी लिख सकते थे, डिसमिस्ड, राइट. इट्स अ प्रिविलेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो थॉट था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को एनफोर्स करिए. What constitutional morality demands? It demands from the judges to infuse the values underlying preamble into their reasoning, right? Not just litter their reasoning with rhetoric, right? Back this quotation and that quotation and this review and that review, right? But infuse your reasoning with the values, like value of transparency,
वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी, राइट, वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। तो मेरे ख्याल से दैट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आप इतने गाइडलाइंस तो देते ही रहते हो, तो व्हाई यू डिड नॉट शो द करेज? एटलीस्ट यू कुड हैव सेड दैट ओके इन एडहॉक, like Banarwal, you could have said that in ad hoc we are giving this guideline, let's give a try to why not give a try to such guidelines? तो मुझे लगता है कि that was a missed opportunity. मैं अपनी अंतिम बात कह के रुकना चाहूँगा। आप लोग बोल रहे हो कि आपको इमरजेंसी की सिचुएशन लगती है, आपको ये 10 साल से लग रहा है, मुझे तो पिछले 75 साल से यही लगता है। आप बोलेंगे क्यों? When I try to find myself as a person with disability in the Constitution, so I am represented in the Constitution by exclusion, with due respect to Dr. Ambedkar, right? I am termed as a person with unsound mind. I don't know what is the meaning of unsound mind. अगर unsound mind कोई चीज़ है तो शायद आज तो mostly people are with unsound mind, right? क्या चल रहा है? साउंड बढ़ा है, लेकिन साउंड कुछ नहीं चल रहा है, राइट? साउंड बहुत बड़ा है, लेकिन साउंड क्या चल रहा है ये सोचने वाली बात है। तो ये अनसाउंड माइंड इज अ प्रॉब्लम। व्हेन आई गो डीप इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, आई फाइंड दैट आई एम नॉट अलाउड टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। जब मैं कानून की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कानून एक तरफ कहता है कि डिसेबिलिटी शुड नॉट बी यूज्ड एज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन सेम कानून ये भी बोलता है कि अगर लेजिटिमेट रीज़न हो तो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि व्हाट इज़ दिस। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि इस देश की जो खूबसूरत चीज़ है, जो लोग पहचानते नहीं, लोगों ने शायद उसकी तरफ देखना बंद कर दिया है। आई थिंक इस देश की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है यहाँ की विविधता, डाइवर्सिटी, डिफरेंस। हर 100 किलोमीटर बाद आपको नई चीज़ें दिखती है, और फिर भी इतनी विविधता होते हुए भी हम लोग एक साथ वी हैव सर्वाइव। वाई? बिकॉज वी हैव टॉलरेटेड द डिफरेंस, वी हैव अकोमोडेटेड द डिफरेंस, वी हैव रिस्पेक्टेड द डिफरेंस। लेकिन मुझे लगता है कि वो डिफरेंस भी थोड़ा मेन स्ट्रीम होता जा रहा है आजकल, लेकिन ओनली फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंस वी अटैच वैल्यू। लेकिन मुझे लगता है कि डिफरेंस को भी हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा अगर इस डेमोक्रेसी को बचाना है। और मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो कोर्ट का होना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जुडिशरी में डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस करिए, जुडिशरी में आप डाइवर्स सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। आई विल लूज अ बेट ऑफ 1000 रुपीज़ कि अगर आप टोटल जजेस की लिस्ट निकाल लें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो इजीली फैमिली ट्रीज आप बना सकते हो, राइट? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और हो सकता है कुछ फैमिलीज़ के लोगों की अपॉइंटमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हुई हो, मेरिट पे हुई हो, लेकिन सवाल आता है कि वाई फ्रॉम ओनली सर्टन फैमिलीज जजेस आर अपॉइंटेड। ये क्वेश्चन कॉमन इंसान पूछ सकता है और पूछना चाहिए। लास्टली मुझे लगता है कि जजशिप इज़ अ वेरी प्रोफेशनल जॉब। तो मेरे दोस्त थे जस्टिस याकूब, द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज आई थिंक इन द वर्ल्ड हु इज़ ब्लाइंड। तो वो जब आए इंडिया में तो उन्होंने थोड़ी बहुत हमारी जुडिशरी की स्टडी की, तो वो बोलते थे आपके जजेस की सैलरी बहुत कम है और आपके जजेस की जो पेंशन है वो इतनी पीनट लाइक है कि व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर देम टू बी नॉट करप्ट, राइट? या व्हाट इज द इंसेंटिव फॉर देम टू बी जस्ट वेरी कैजुअल अबाउट इट। तो लेट्स मेक द जुडिशरी अ प्रोफेशन वर्थ परस्यूइंग। कितने लोग जुडिशरी में जाना चाहेंगे यंग जनरेशन में से, कितने लोग जजेस बनना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि ये कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि ये सोशल वर्क है, दिस इज अ कॉज वेयर योर द कमिटमेंट मैटर्स मोर देन मनी, दिस दैट। लेकिन ये भी बात सही है कि यू नीड मनी फॉर सर्वाइवल, और ये भी बात सही है कि इफ यू वांट जजेस टू वर्क इफिशिएंटली यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट दे आर ह्यूमन बीइंग्स। आप जजेस को 200 400 केसेस दे रहे हो एक दिन में। प्रशांत जी विल टेल यू कि एसएलपीज की बैचेस कैसे डिसाइड होती है। एक स्ट्रोक ऑफ मिनट में कई बार 50-100 पिटिशंस ये तो एडमिट हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, राइट? तो
I think we'll have to ensure that we increase the number of judges and we make the judiciary a professional service with proper salaries, so that post retirement they should not have worry कि मेरा क्या होगा, right? क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट भी आपको भाई चिंता करने की ज़रूरत है। मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि भाई मेरे पास इतना रिसोर्सेस हो कि पोस्ट रिटायरमेंट में गवर्नमेंट के सामने ना झुको, प्लीज़ मुझे चेयरमैन बना दीजिए, राइट? क्योंकि अगर पोस्ट रिटायरमेंट का इंश्योरेंस नहीं होगा तो मुझे चिंता तो रहेगी। लास्टली मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था कि कोर्ट ने बोला कि एटलीस्ट आप सिटिंग जजेस को कमीशन ऑफ इंक्वायरी में अपॉइंटमेंट करिए, ट्रिब्यूनल्स की मेंबरशिप आप मत दीजिए, लॉ कमीशन में उनको मत बैठाइए, क्योंकि व्हेन यू डू दैट इफेक्टिवली यू आर डिनाइंग देम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। क्योंकि जब आप ट्रिब्यूनल के मेंबर बनते हो, लॉ कमीशन के मेंबर बनते हो या किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी में बैठते हो, तो देन यू आर अंडर द नोज ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैन गवर्नमेंट डू दिस? एक फ्लिप फ्लॉप जजमेंट कोर्ट ने दिया। मुझे लगता है कि एज अ प्रोफेसर आई वुड सजेस्ट कि प्रशांत जी की जो सजेशंस है और जो थोड़े बहुत सुझाव मैंने दिए, उन चीज़ों को देखते हुए वी शुड ड्राफ्ट एन अमेंडमेंट, प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथन जुडिशरी। मुझे लगता है कि जब 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे तो देश में आग लग गई थी, क्योंकि देश को लगा था कि बहुत कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन उसमें से ही एक जज, एंड आई कैन टेक हिज नेम, जस्टिस गोगोई, जब वो राज्यसभा मेंबर बन गए तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भाई न्याय की उम्मीद मत करो। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं आराम से रुक सकता हूँ, क्योंकि इफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, I think it is time for them to introspect. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity. Thanks a lot. Thank you.